नीलगिरी सोसाइटी में लोग आते रहे और दावतें होती रही। जैसे जैसे लोग आते गए, फुलवा उदास होती गई, क्योंकि उसका साम्राज्य उससे दूर होता जा रहा था। पूरी सोसाइटी में निर्बाध घूमती फुलवा को अब कभी कोई डांट देता तो कभी कोई। उसे अब उसका सबसे प्यारा झूला लिफ्ट भी झूलने को नहीं मिलता। एक दिन की बात है, वह पंखा चलाकर अपने भाई बहनों के साथ वहां घर में खेल रही थी कि तभी गार्ड आया। उसे शोर मचाते और पंखा खोलकर उछल कूद मचाते देख गार्ड ने जोर से दहाड़ा, 2-4 गालियां भी सुनाई और वहां से भगा दिया। धीरे धीरे सभी घरों के दरवाजे पर ताले लग गए। ताले लग जाने के बाद भी वह फ्लैट नंबर 704 के बाहर ही खेलती रही। उस फ्लैट से उसके विशेष लगाव के पीछे एक कारण भी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। यह है स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट, एक ऐसा मंच जहां ऐसी कहानियां मिलती हैं जो दिल से निकलती हैं और सीधे दिल पर दस्तक देती हैं। तो चलिए मेरे साथ कहानी के उस सफर में जो सच्चाई से रूबरू कराती हैं, छुप छुप कर आंखों से आंसू बहाती हैं, जो कभी इश्क में चुन्नी का छोर मुंह में दबा लेती हैं, जो कहती कुछ और हैं पर हर किसी की जिंदगी से जुड़ जाती हैं। तो ऐसी कहानियों के लिए सुनिए मेरी लिखी कहानी, मेरी ही जुबानी, कहानी संख्या 24। और आज की कहानी का नाम है फ्लैट नंबर 704। ए फुलवा, फुलवा, अरे कहाँ मर गई? राजवंशी लगातार फुलवा को बुलाए जा रही थी और फुलवा थी कि उसे खेलने से फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन की बात है, फुलवा कालू, भूरा और झबरी के साथ खेल रही थी कि तभी गेट के पास कुछ आवाज सुन करके उसकी नजर उधर उठी। तो उसने देखा वहां एक लड़की उसे अपनी हम उम्र दिखाई दी। सब कुछ छोड़कर वह गेट की तरफ बढ़ी तो तीनों के तीनों, कालू, भूरा और झबरी, पूंछ हिलाते हिलाते उसके साथ चल दिए। फुलवा ने पूछा, नई नई आई हो क्या? हाँ। कहाँ? यही बगल वाली सोसाइटी में अपने अम्मा बाबू के साथ आई हूँ। तो अब यहीं रहोगी? और क्या, अब तो यहीं रहेंगे। कब तक रहोगी? क्या पता, शायद तब तक जब तक सारे घर न बन जाए। और तुम बताओ अपना? हम तो अब जल्दी ही चले जाएंगे। कहाँ? क्या पता कहाँ, जहाँ कहीं नया घर बन रहा होगा वहीं चले जाएंगे। अच्छा, जब जाएंगे तब जाएंगे, अभी चलो खेला जाए। चलो 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 चलो। दोनों ने मिट्टी का घर बनाया। फुलवा ने कहा, ये तुम्हारा घर, ये हमारा घर। हमारे घर में 5 लोग हैं, अम्मा, बाबू, पप्पू, मुनिया और मैं। अरे, तुम लोग 5 कैसे? हम तो 3 ही लोग हैं, ऐसा कैसे हुआ? सोना ने आश्चर्य से पूछा। तो फुलवा ने बड़ी समझदारी से समझाया, अरे हो सकता है जब तेरे घर में तेरा जन्म हुआ हो तो लाल गाड़ी वाली मैडम ने आकर तेरी अम्मा पापा को समझा दिया हो। ये लाल गाड़ी वाली मैडम कौन है? अरे, तुम्हें नहीं पता? जब मेरी अम्मा मुनिया को अस्पताल से लेके आई थी तब एक दिन ना बड़ी सी लाल गाड़ी में एक सुंदर सी मैडम अम्मा को ये समझाने आई थी कि 1 या 2 बच्चे ही घर के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा, कैसी थी मैडम? क्या कहा उन्होंने? बहुत सुंदर, बिल्कुल परी जैसी थी। लंबे लंबे नाखून, सुंदर बाल, आंखों में काजल, होठों पर लाली, बिल्कुल परी लग रही थी। परी? कहीं परी तो नहीं थी। हट पगली, परी तो छूने से गायब हो जाती है ना। तो तूने छुआ था? छुआ भी और उनके साथ स्कूल भी गई। तो तुम स्कूल भी जाती हो? नहीं, बस गई थी, थोड़े दिन तक गई, बस अम्मा ने शोर मचाना शुरू कर दिया।
पर तुम्हारे स्कूल जाने से तुम्हारी अम्मा को क्या तकलीफ होने लगी? मुनिया को संभालते हुए अम्मा के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था ना, इसलिए बाबू ने पढ़ाई छुड़वा दी। तभी फिर राजवंशी की आवाज आई, फुलवा, अरे ओ फुलवा। आई अम्मा। अभी तो हमने खेलना शुरू भी नहीं किया और तुम जा रही हो? कौन जा रहा है? हमारी अम्मा ना ऐसे ही आवाज लगाती रहती है और हम ऐसे ही कहते रहते हैं, अभी आए। पर जाते तो तभी है ना जब हमारा मन करता है। ये कहकर दोनों हंसने लगे। राजवंशी जब शोर मचाते मचाते थक गई तो ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गई जहां वे खेल रही थी। आते ही 2-4 गालियां सुनाई, एक आध झापड़ जड़ा और मुनिया को पकड़ाकर बड़बड़ाते हुए चली गई। उसके जाते ही फुलवा फिर खेलने लगी मस्त बिंदास। इस कहानी में फुलवा के चारों साथी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने अन्य पात्र, अतः उनके बारे में बताना आवश्यक है। बात उस समय की है जब 3-4 साल पहले फुलवा अपने अम्मा बाबू के साथ यहाँ आई थी, तो झबरी की माँ ने गुर्रा कर उसका स्वागत किया था। थोड़े दिनों बाद उनमें दोस्ती हो गई और वे साथ साथ खेलने लगे। फुलवा ने उसका नाम नूरी रख दिया। नूरी अपने नाम व पहचान देने वाली मालकिन के प्रति सदैव एहसानमंद रही। यही कारण था कि जब उसके 4 बच्चे पैदा हुए तो उसने फुलवा के अतिरिक्त किसी अन्य को उन्हें छूने तक नहीं दिया। फुलवा ने ही चारों बच्चों का नामकरण किया, कालू, भुवरा, झबरी और सफेदा। यह प्रसंग यहीं छोड़कर चलते हैं हम अब अपनी फुलवा के पास। एक दिन फुलवा सोना के घर भागी भागी आई और बोली, आज खाना खाने हमारे घर आ जाना। क्या है तेरे घर? सोना ने आश्चर्य से पूछा। मेरी सोसाइटी में एक साहब के घर आज पूजा है, अच्छा खाना मिलेगा, जरूर आना। तू भी आएगी? और नहीं तो क्या, मैं तो मुनिया, पप्पू, कालू, भूरा सबके साथ आऊंगी। अच्छा बता कब आना है? जब ना खाने की अच्छी अच्छी खुशबू आने लगे ना तब आ जाना। ठीक है, आ जाऊंगी। इसी प्रकार नीलगिरी सोसाइटी में लोग आते रहे और दावतें होती रहीं। जैसे जैसे लोग आते गए फुलवा उदास होती गई, क्योंकि उसका साम्राज्य उससे दूर होता जा रहा था। पूरी सोसाइटी में निर्बाध घूमती फुलवा को अब कभी कोई डांट देता तो कभी कोई। उसे अब उसका सबसे प्यारा झूला लिफ्ट भी झूलने को नहीं मिलता। एक दिन की बात है, वह पंखा चलाकर अपने भाई बहनों के साथ वहां घर में खेल रही थी कि तभी गार्ड आया। उसे शोर मचाते और पंखा खोलकर उछल कूद मचाते देख गार्ड ने जोर से दहाड़ा, 2-4 गालियां भी सुनाई और वहां से भगा दिया। धीरे धीरे सभी घरों के दरवाजों पर ताले लग गए। ताले लग जाने के बाद भी वह फ्लैट नंबर 704 के बाहर ही खेलती रही। उस फ्लैट से उसके विशेष लगाव के पीछे एक कारण भी था। जब यह फ्लैट बन रहा था तभी काम करते समय उसके पिता के साथ एक दुर्घटना घट गई। उनके पैर में जबरदस्त चोट लग गई थी। लोगों से उसने सुना था कि पिताजी ने अपनी समझदारी से अपने आप को बचा लिया था, पर इस प्रयास में पैर मुड़ गया और जबरदस्त मोच आ गई थी। कई दिनों महीनों तक वह अपने परिवार के साथ उसी घर में रह रही थी। जब पिताजी ठीक हो गए तो वापस नीचे मजदूरों वाले घर में आकर रहने लगे, पर वह नहीं आई। उसके माँ पिताजी ने उसे वहीं छोड़ दिया। रात में वह वहीं रहती और दिन भर पूरी सोसाइटी में भटकती रहती। आज फ्लैट नंबर 703 में पूजा थी। उसका दिल धड़कने लगा। वो सोचने लगी, कभी न कभी 704 वाले साहब भी आएंगे, फिर तो उसका यहाँ घूमना फिरना सब बंद हो जाएगा। वो मनी मन भगवान से मनाने लगी कि 704 वाले साहब कभी ना आए तो कितना अच्छा हो। पूजा वाले दिन वह फ्लैट नंबर 704 के बाहर अपने पूरे कुनबे के साथ खेल रही थी कि 703 वाले साहब आ गए। आते ही गार्ड से पूछा, ये किसके बच्चे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं और कुत्ता सोसाइटी में क्यों घूम रहा है? गार्ड ने जवाब में जोर की डांट फुलवा को लगाई और फिर मुड़कर साहब से बोला, साहब यहाँ काम करने वाले मजदूर के बच्चे हैं, मैं उससे कह दूंगा अब वे यहाँ नहीं दिखाई देंगे।
पहले वह घर से भगाई गई, फिर अब बाहर से भी। फुलवा को झबरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वही है जो नए लोगों को देखकर गुर्राने लगती है, इसीलिए साहब गुस्सा हुए होंगे। नीलगिरी सोसाइटी में जगह न मिलने के कारण फुलवा सोना के घर पहुंच गई, क्योंकि वहां खेलने के लिए खूब मिट्टी थी। खेलते खेलते भूल ही गई कि वह अपने प्रिय घर के बाहर से भगा दी गई है। थोड़ी देर में उसकी उदासी दूर हो गई कि उसकी अम्मा की आवाज आई। जैसे वह हमेशा कहा करती थी, उसी अंदाज में उसने कहा, आती हूँ, और यह कहकर खेलने लगी। लगभग 1 घंटे बाद उसकी अम्मा आई और आते ही बोली, चलती है या तुझे यहीं छोड़कर चली जाऊं? फुलवा हैरत में पड़ गई, बोली, कहाँ चलना है अम्मा? अरे दूसरी सोसाइटी में। पर क्यों? यहाँ कुछ और दिन नहीं रह सकते? जिद नहीं करते बेटा, यहाँ हमारा काम खत्म हो गया, चल दूसरी जगह चलते हैं। तभी उसके बाबू की भारी भरकम आवाज आई। वह भागी अपना सामान समेटने। माँ ने कहा, मैंने सारा सामान बांध लिया, अब चल। फुलवा रोने लगी, बोली, अम्मा बस थोड़ी देर और। अरे अब कहाँ चली? मैं झबरी, कालू, भूरा और सफेदा को ढूंढने जा रही हूँ। राजवंशी अपना सिर पकड़ के बैठ गई। फुलवा पूरी सोसाइटी में पागल की तरह अपने चारों दोस्तों को ढूंढती रही। झबरी, अरे कालू, भूरा, सफेदा, कहाँ मर गया? पर एक नहीं मिला। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी आवाज तो दूर, उसके पैरों की आहट पहचान लेने वाले उसके मित्र पता नहीं किस कोने में छिप गए। थक हार कर रोती हुई अपने अम्मा के पास पहुंचकर उसने पूछा, अम्मा कहाँ है कालू? भूरा अभी तो आधे घंटे पहले यही था, और सफेदा मैंने तो जबरदस्ती अपने पास से भगाया, कहाँ है माँ झबरी? राजवंशी की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी बेटी को समझाए कि क्या हुआ। तभी ट्रैक्टर स्टार्ट होने की आवाज आई। सभी मजदूर अपनी अपनी गठरी लेकर चढ़ने लगे। फुलवा अब भी रोई जा रही थी और कभी कालू कभी झबरी को आवाज लगाई जा रही थी। तभी सोना आई। आते ही उसने पूछा कि वो जो कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी आई थी, कहीं वही तो उन चारों को पकड़कर नहीं ले गई? फुलवा ने अपनी माँ की तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देखा। राजवंशी मुंह में कपड़ा भरकर आंसू रोकने का प्रयास करने लगी और कसकर फुलवा को बाह से पकड़कर ट्रैक्टर पर घसीट लिया। ट्रैक्टर चल पड़ा। पीछे छूटते इमारतों को देख फुलवा रोती रही। थोड़ी देर बाद उसकी दृष्टि फ्लैट नंबर 704 पर टिक गई। वह बहुत देर तक उसे निहारती रही। जब आंसू की झिलमिलाहट में सब कुछ ओझल हो गया तो मुंह फेर कर मन ही मन स्वयं से बात करने लगी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब वापस आऊंगी और जो साहब मेम साहब 704 में रह रहे होंगे उनसे कहूंगी मेरा बचपन यहीं बीता है और इस घर को बनाते समय मेरे बाबूजी के पैर में चोट लग गई थी। उनकी जान भी जा सकती थी, इसलिए इस घर पर मेरा भी अधिकार है। हम भी यहीं रहेंगे, इसी घर में। फ्लैट नंबर भूल न जाए, इसलिए फुलवा ने एक पेपर ढूंढकर उस पर लिख लिया, फ्लैट नंबर 704। धन्यवाद। कितना मासूम होता है बचपन, और उससे भी ज्यादा मासूम होता है बचपन का प्यार, फिर चाहे वह व्यक्ति से किया जाए या जानवर से। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते समय गरीब मजदूर बच्चों के मन को समझने का मैंने एक मनोवैज्ञानिक प्रयास किया है। इसमें कहां तक सफल हो पाई हूं, इसे आपकी पारखी नजर ही बता सकती है। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो अपने सुझाव shraddha.pdy पर मुझ तक पहुंचाने का कष्ट कीजिए और हाँ, अपने मित्रों के साथ भी जरूर साझा कीजिएगा। एक पक्ष के पश्चात फिर मिलेंगे, तब तक आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में।